कोनिचिवा। मेरी पिछली वीडियोस में आप लोगों ने ये देखा होगा कि मेरा अपार्टमेंट कैसा दिखता है, या फिर जापान में एक अपार्टमेंट रेंट करने के लिए कितने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे चीज़ों की महंगाई क्या है। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं इतना अफोर्ड कर पाता हूँ कि नहीं। मैं कर लेता हूँ, अच्छे से अफोर्ड कर लेता हूँ, पैसे बचते भी हैं। बट आज की वीडियो में मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जापान में टैक्सेस किस टाइप के होते हैं और क्या क्या देना पड़ता है। मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं एक स्टूडेंट के हिसाब से बताऊंगा कि एक्चुअली टैक्सेस मुझे क्या क्या पे करने पड़ते हैं। टैक्सेस भी बताऊंगा एंड आप लोगों को बिल्स भी बताऊंगा कि किस तरह से बिल्स मैं भरता हूँ। सो एक्चुअली जापान टॉप 10 जगहों में आता है द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस टू लिव इन द वर्ल्ड। वेल वो आप लोगों को पता चल गया होगा मेरा अपार्टमेंट का कॉस्ट देख के कि कितना ज़्यादा पैसा यहाँ पे खर्च हो जाता है। एंड एक्चुअली हर महीने टैक्स भी देना पड़ता है। सो एज अ स्टूडेंट अभी मुझे जो जो टैक्स देना पड़ता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है। यहाँ पे कंपल्शन है कि आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस लोगे, और एक तरह से वो अच्छा है और अच्छा नहीं भी है एक्चुअली। नाउ हेल्थ इंश्योरेंस आपके सैलरी पे डिपेंड करता है। ईयरली एनुअल इनकम के हिसाब से आपका हेल्थ इंश्योरेंस डिसाइड होता है कि आप कितना हर महीने पे करोगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई जाके स्कीम चूज कर सकते हो, एक्चुअली ऐसा नहीं है। हाँ, यू कैन चेंज बिटवीन द सर्विसेज कि हमें अपने सिटी का चाहिए या फिर पूरे जापान का कोकुमिन टाइप का चाहिए। सो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। मेरा स्टार्टिंग में जब मैं जापान में आया था तब आता था 2000 येन के आसपास। फिर मैं पार्ट टाइम करने लगा, और एक साल के बाद जब मेरी एनुअल इनकम यहाँ पे काउंट होने लगी तो एनुअल इनकम के हिसाब से अब मैं देता हूँ 6000 येन पर मंथ। ये मेरा हेल्थ इंश्योरेंस का सिर्फ पैसा है हर मंथ। यहाँ पे आप लोगों को ये समझना होगा कि एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा ये है कि जब आप हॉस्पिटल जाते हो, यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं, तो जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो आपको सिर्फ 30% पे करना होता है, बाकी आपका ये इंश्योरेंस पे करके देता है। लेकिन ये तब है ना जब आप बीमार हो गए। अगर आप बीमार नहीं होते हो, जैसे मैं जब से जापान में आया हूँ तब से हॉस्पिटल नहीं गया हूँ एक्चुअली, तो अभी तक जितने मैंने पैसे गए हैं या फिर हेल्थ इंश्योरेंस भरे हैं वो सब कंट्री पे जा रहा है। फिर अब जो सेकेंड टाइप का टैक्स है यहाँ पे जो हमें भरना ही पड़ता है वो है कंजम्पशन टैक्स। अब कंजम्पशन टैक्स एक्चुअली ऐसा होता है कि यहाँ पे सेट है 10%। कुछ भी खरीदो, कुछ भी लो, 10% टैक्स देना ही पड़ेगा। चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो रेस्टोरेंट में खाना हो, कुछ भी हो, आपको 10% टैक्स देना ही पड़ेगा। जितना आप खर्च करोगे उसका 10% देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है पेंशन। अब पेंशन भी आपके सैलरी पे डिसाइड होती है। अब अगर मैं अपना बताऊंगा तो मुझे पिछले महीने एक लेटर आया था। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि मुझे हर महीने 16,000 येन देने हैं मेरे सैलरी के हिसाब से, एनुअल इनकम के हिसाब से। अभी मैं पार्ट टाइम स्टूडेंट मतलब पार्ट टाइम करता हूँ, मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ। तो 16,000 येन हर मंथ पेंशन। और मेरा कोई सेट भी नहीं है कि मैं यहाँ जापान में रहूँगा कि नहीं। बट हाँ, पेंशन का मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जापान गवर्नमेंट का चीज़ है। तो आप जब गवर्नमेंट को पैसे हर महीने देते हो तो जब आप रिटायर हो गए आपको पैसे मिलेंगे। दैट्स व्हाट पेंशन इज। बट इफ़ यू डिसाइड टू रिटर्न टू योर कंट्री, वो पैसे आपको प्रॉपरली वापस आ जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट पार्ट। वेल एनीवेज 16,000 मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो आई वेंट टू द प्लेस, टू द ऑफिस, मेन ऑफिस, और वहाँ पे मैंने बात की तो वो कम हो सकता है। यहाँ पे आप एग्जेम्पशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो 16 से 4 आया। एंड अभी रिसेंटली कोरोना वायरस चल रहा है, तो मैंने कोरोना वायरस का भी बोला तो मेरी सैलरी कम हुई है, तो उसकी वजह से 0 भी होने के चांसेस हैं। नाउ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि, या फिर कुछ लोगों को ये पता होगा कि जापान में स्टूडेंट्स को पेंशन पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक्चुअली अभी रिसर्च स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इसलिए पेंशन का नोटिस आया था, बिकॉज रिसर्च स्टूडेंट जापान में स्टूडेंट्स नहीं होते हैं।
सो इवेंचुअली मुझे पेंशन देना पड़ेगा। एज सून एज आई बिकम अ स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर मैं 0 करवा सकता हूँ उसे, बस मुझे वहाँ पे जाके अपना ID कार्ड सबमिट करना होगा, दिखाना होगा। सो एज अ स्टूडेंट इन जापान मुझे अभी इतना पैसा भरना ही पड़ता है। बट हाँ, जब आप स्टार्टिंग में जापान में आते हो फॉर द फर्स्ट ईयर, आप लोगों को सिर्फ 2000 येन ही देना पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। एंड उसके अलावा ज़्यादा पैसे नहीं देने होते। उसके अलावा पेंशन वगैरह का नोटिस नहीं आएगा, वो आता है बट आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज आपकी एनुअल इनकम अभी तक आई नहीं है। फिर उसके बाद चीज़ें बदल जाती हैं। सो ये रही टैक्सेस की बातें। एज अ स्टूडेंट मैं हर महीने इतने ज़्यादा पैसे देता हूँ टू द कंट्री। इसके फायदे हैं, एक्चुअली पैसा जाता है बट इसके फायदे हैं। मैं बताता हूँ क्या। एक एग्जाम्पल देता हूँ। जापान ने कोरोना वायरस के लिए जिनकी भी सैलरीज कम हुई है, जिनकी सैलरीज कम हुई है नहीं, सिर्फ अपने सिटीजन्स को नहीं, फॉरेन नेशनल्स को भी जिनके पास PR नहीं है, जैसे कि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट जो अपनी कंट्री से यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, सबको 1 लाख येन मिले। सबको मतलब सबको। हमारे पास एक एनवलप आया था, उसमें बोला गया था कि अपने बैंक डिटेल्स डाल दो और आपको 1 लाख येन मिल जाएंगे। ये हमारे टैक्सेस से मिला है हमें पैसा। एंड उसके साथ साथ अलग अलग चीज़ें टैक्सेस में एक्सेम्पशन मिल रहा है क्योंकि अभी कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है। वेल, इसके साथ साथ बिल्स भी भरने पड़ते हैं मुझे। अब जापान में बेसिकली 3 टाइप्स के बिल होते हैं। फर्स्ट वाला आपका गैस बिल, फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड देन उसके बाद वाटर बिल। सो अगर ओवरऑल बोलूँ तो गैस बिल डिपेंड करता है। एक्चुअली यहाँ पे गैसेस 2 टाइप की होती हैं। एक सिलेंडर में आता है और एक कनेक्शन होता है जो कहीं और से कंट्रोल होता है। सो कनेक्शन वाला थोड़ा सस्ता होता है, ये जो सिलेंडर वाला है ना वो थोड़ा महंगा हो जाता है। और कितना महंगा होता है वो आपकी यूजेज पे ही डिपेंड करता है। वाटर बिल हर 2 महीने में एक बार आता है और वाटर बिल उतना ज़्यादा नहीं आता है, ठीक ठाक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। अगेन, आप कोई भी अपार्टमेंट लो, कहीं पे भी रहो, आप अपने यूजेज के हिसाब से ही पे करोगे। बट हाँ, एक चीज़ है, अगर आप कनेक्शन लेते हो, जैसे गैस, वाटर या इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया, तो यू स्टिल हैव टू पे इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग। कुछ भी नहीं यूज़ करते हो तो करना पड़ेगा, फिर भी पे करना पड़ता है। जैसे मैंने इस अपार्टमेंट में सेटल होते ही या फिर आते ही ये इलेक्ट्रिसिटी लगवा लिया था, तो इलेक्ट्रिसिटी लगवाते ही मुझे उस महीने के पैसे देने पड़े थे। बल्कि मैं उस महीने सिर्फ 3 दिन रुका हूँ यहाँ पे, और 3 दिन का मुझे 1000 येन देना पड़ा था जस्ट कनेक्शन का। और वाटर बिल का भी मुझे पूरा देना पड़ा था, जो कि 2200 येन आ गया था सिर्फ 3 दिन के लिए। उन 3 दिनों में तो मैंने कोई ना वॉशिंग मशीन चलाई, ना कुछ, हाथ धोया होगा इधर उधर और नहाया होगा बस। सो ये जापान में टैक्सेस एंड जापान के जो एक्सपेंसेस हैं, बिल्स वगैरह हैं, उसका है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैं कितना कमाता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आई कैन अफोर्ड अ लाइफस्टाइल लाइक दिस और नॉट। थैंक यू। अरे एक मिनट, मैं ये चीज़ तो आप लोगों को बताना ही भूल गया कि मैं अपने घर से एक भी पैसा नहीं मंगाता हूँ। सब मेरी अर्निंग है। अभी मैं जितना भी पार्ट टाइम से कमाता हूँ, अपनी फीस खुद भरता हूँ, अपने अपार्टमेंट का रेंट खुद भरता हूँ। एंड कुछ पैसे बचते भी हैं, वो सेविंग से आगे मैं अपनी फीस पे करता हूँ, या फिर कभी घर पे ज़रूरत होती है तो घर पे भी भेज देता हूँ। अगली वीडियो में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।